कहते हैं सास बहू के बीच खटपट हर घर की आम कहानी है। मगर जब ये खटपट मन में जहर और लालच में बदल जाए तो रिश्तों की जड़ें ही उखड़ जाती हैं। राजेंद्र और अनुराधा ने 10 साल तक अपने परिवार की हर जिम्मेदारी निभाई। छोटे भाई की पढ़ाई, बहन की शादी और घर के हर छोटे बड़े खर्च का बोझ उठाया। लेकिन बदले में उन्हें मिला तो सिर्फ ताना, आरोप और धोखा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिनके लिए उन्होंने अपनी खुशियों की बलि दी, वही लोग एक दिन उनकी जिंदगी से छत और सहारा ही छीन लेंगे। अनुराधा और राजेंद्र की शादी हुए लगभग 10 वर्ष बीत चुके थे और उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अभी 3 साल पहले ही राजेंद्र ने अपनी छोटी बहन वीणा की शादी की थी और शादी में अच्छा खासा पैसा खर्च किया था। लेकिन राजेंद्र के पिताजी नहीं थे, तो वीणा की जिम्मेदारी राजेंद्र और अनुराधा की ही थी। और अब राजेंद्र ने अपने छोटे भाई साकेत की शादी की थी। इस शादी में भी राजेंद्र के अच्छे खासे पैसे लग गए थे। लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझकर राजेंद्र और अनुराधा ने सब कुछ निभाया था। ऐसा नहीं था कि घर में जमीन जायदाद नहीं थी। राजेंद्र के पिताजी ने अपने रहते दो अच्छे खासे प्लॉट खरीदे थे और रहने के लिए भी एक अच्छा खासा 3 मंजिला मकान बनाया हुआ था। सब कुछ अभी राजेंद्र की माँ वसुंधरा जी के नाम पर ही था। खैर, पैसे ज्यादा नहीं थे वसुंधरा जी के पास। बस पति की पेंशन आती थी, वही उनके पास रहती थी। इसलिए राजेंद्र ने पिताजी के गुजरने के बाद से घर की सारी जिम्मेदारी उठाई थी। क्योंकि वसुंधरा जी का कहना था कि प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद आड़े वक्त के लिए होती हैं, उन्हें बहुत अधिक मजबूरी होने पर ही बेचना चाहिए। जो कि सही बात भी थी। और उनकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि पिताजी द्वारा खरीदी गई जमीन को बेचा जाए। लेकिन जैसा कि हर घर में होता है, सास बहू में नहीं बनती, इसी तरह अनुराधा और वसुंधरा जी में नहीं बनती थी और कुछ ना कुछ खटर पटर होती रहती थी, जो कि सामान्य सी बात थी। और अब घर में छोटी बहू यानी कि साकेत की पत्नी चारुलता भी आ चुकी थी और वो वसुंधरा जी की लाडली बन गई थी। बहुत ही मीठा बोलती थी वो और सासू माँ के आगे पीछे लगी रहती थी। क्योंकि वैसे भी घर में कुछ खास काम नहीं था और जिम्मेदारियां तो सारी अनुराधा और राजेंद्र ने निभा ही दी थी, शरीर से भी और पैसों से भी। साकेत की नौकरी तो अभी 6 महीने पहले ही लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, अपनी जिम्मेदारियां निभाने से कुछ नहीं होता, अगर तुम्हारे अंदर शातिरता और लोगों को बरगलाने की क्षमता भी होनी चाहिए। अनुराधा से तो वसुंधरा जी की कुछ खास बनती नहीं थी। इसलिए उसका पिछले 10 सालों का इस घर के प्रति समर्पण भी वसुंधरा जी को नहीं दिखा और वो उनकी नजरों में उनकी दुश्मन बन बैठी थी। चारुलता के उस घर में आने के बाद से चारुलता ने इसमें कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी और लगातार वसुंधरा जी को अनुराधा के खिलाफ भड़काती रहती। राजेंद्र और अनुराधा को वसुंधरा जी की नजरों से गिराने में और ये साबित करने में कि वो दोनों बहुत ही स्वार्थी हैं और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। इन सब में वसुंधरा जी की बेटी वीणा का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिसकी 3 साल पहले ही अनुराधा और राजेंद्र ने शादी की थी। वो भी अपनी चारुलता भाभी और साकेत भाई का बखूबी साथ देती थी। क्योंकि सीधी सी बात है, अनुराधा उसकी भाभी थी और ननद भाभी में भी खटर पटर चलती ही रहती है। तो वीणा का अनुराधा से कुछ ना कुछ विवाद होता ही रहता था। चारुलता तो वीणा की शादी के बाद आई थी, इसलिए वो उसकी फेवरेट भाभी बन चुकी थी। राजेंद्र और अनुराधा पिछले 10 सालों से घर की जिम्मेदारियों में ऐसे पिसे थे कि अपने लिए कुछ भी जोड़ नहीं पाए थे। लेकिन इसी बीच घर में एक अलग ही साजिश चल रही थी, जिसकी राजेंद्र और अनुराधा को थोड़ी सी भी भनक नहीं थी। एक दिन राजेंद्र को उसके किसी मित्र ने बताया कि उसकी माँ ने अपना पूरा घर और प्लॉट, जो उसके पिताजी ने इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से खरीद रखे थे, उसे उसके भाई साकेत के नाम पर कर दिया है। क्योंकि वो मित्र उसी ऑफिस में काम करता था और उसने अपने आंखों से ये सब कुछ देखा था। सुनकर राजेंद्र हैरान रह गया और घर जाकर वसुंधरा देवी से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ बोला, हाँ ये सच है, मैंने सारी जमीन जायदाद साकेत के नाम पर कर दी है। और क्यों ना करो, तुम दोनों ने किया ही किया है, सिवाय मुझसे लड़ने के।
ये अनुराधा एक गिलास पानी भी देने से पहले मुझे चार बातें सुनाती थी। ये सब कुछ सुनकर अनुराधा और राजेंद्र अंदर तक हिल गए और बोले, सास बहू की इन छोटी मोटी लड़ाइयों का आपने इस तरह साकेत से बदला निकाला? हमने क्या किया है आपके लिए? पापा के जाने के बाद से आज तक सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। आपके दोनों बच्चों की शादी की, साकेत की पढ़ाई का भी खर्चा दिया। और हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि आज तक हमने अपने लिए कुछ भी नहीं जोड़ा। लेकिन वसुंधरा देवी ये सब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी और बोली, तुम लोगों को तुम्हारे किए का फल मिला है। तुम लोगों ने मुझे बहुत दुख दिए हैं और मेरी बेटी वीणा को भी। वीणा से भी तुम्हारी पत्नी बहुत लड़ाई करती थी। सुनकर राजेंद्र और अनुराधा को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी माँ उनके साथ ऐसी नीच और घटिया हरकत कर सकती है। तब तक उनकी बहन वीणा भी वहां आ गई और उसने भी बोला, मम्मी ने कुछ भी गलत नहीं किया। आप लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। भाभी ने मुझे कम परेशान नहीं किया है। मैं एक बोलती थी तो चार सुनाती थी। इस पर अनुराधा ने बोला, तो इसका मतलब मुझे मेरे ससुराल के जमीन जायदाद में से कोई हक हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? वीणा ने बोला, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आप जैसी बहू को तो धक्के मारकर घर से निकाल देना चाहिए। सुनकर अनुराधा और राजेंद्र हैरान हो गए कि उनके पीठ पीछे उनके छोटे भाई बहन ने कितनी बड़ी साजिश रच दी, जिसमें कि उसकी माँ भी शामिल है। वसुंधरा देवी ने तब तक अपने सारे जेवर निकाले और वीणा को थमाते हुए बोली, मैं अपने सारे जेवर अपनी इकलौती बेटी वीणा को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सारी जमीन जायदाद अपने बेटे साकेत को दे दी, तो इन जेवरों पर मेरी बेटी वीणा का हक है। और मेरे बड़े बेटे बहू राजेंद्र और अनुराधा, उन लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है, इसलिए मैं उन्हें अपनी संपत्ति में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहती। सुनकर राजेंद्र जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हाँ सही बोल रही हो। हमने तुम्हें और तुम्हारे दोनों लाडले बच्चों को बहुत दुख दिया है। तभी तो आज तक वीणा की शादी और साकेत की पढ़ाई में हुए खर्च का लोन भर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त तो तुमने अपनी कोई जमीन जायदाद या जेवर ये बोलकर नहीं बेची कि यही संपत्ति बाद में काम आती है। अभी जैसे तैसे ये छोटे मोटे खर्च निपटा लो। आखिर तुम बड़े बेटे हो और तुम्हारे पिता है नहीं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। माँ, कितने अच्छे से तुमने मेरी जिम्मेदारी मुझे याद दिलाई थी और अच्छा खासा कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा दिया था। और आज जब हक देने की बारी आई तो मैं और मेरी पत्नी बुरे हो गए। अनुराधा कुछ बोलना चाहती थी क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन राजेंद्र ने उसे इशारे से मना कर दिया और बोला, अनुराधा, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने कुछ भी बोला, अपनी बेईमानी को सही साबित करने के लिए इन लोगों ने तुम्हारा ही नाम लिया है और छोटी मोटी लड़ाइयों को, जो कि सामान्यतः हर घर में होती हैं, इतना बड़ा बना दिया है। सच्चाई तुम भी जानती हो कि माँ और वीणा जुबान की कितनी तेज हैं और इन दोनों ने तुम्हें कितना परेशान किया है। इसके बदले में तुमने जवाब दिया है, क्योंकि इनके साथ मुंह पर ताला लगाकर रहना संभव नहीं था और उसका बदला इन लोगों ने इस तरह से निकाला। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी बोलो। मैं ईश्वर से इस बात का न्याय मांगता हूँ। आज मेरे रोम रोम से इन लोगों के लिए बद्दुआ निकल रही है। सामान पैक करो और चलो यहाँ से। और देखना, ये हाय तुम लोगों को लगेगी जरूर। तुम लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। ये मेरी बद्दुआ है। सुनकर वो सब हंसने लगे और वसुंधरा देवी ने बोला, तेरे जैसों की बद्दुआ लगने लगी तो फिर इस दुनिया का बंटाधार हो जाएगा। चल निकल यहाँ से। आंखों में आंसू लिए अनुराधा और राजेंद्र अपने बच्चों के साथ उस घर से निकल गए और किराए के घर में शिफ्ट हो गए। आज वो फिर से उस मुकाम पर आ चुके थे जहां बचत के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था और ना ही सिर पर छत थी। बस थी तो बच्चों की जिम्मेदारियां और कर्ज जो उन्होंने अपने भाई और बहन के लिए लिया था। खैर, राजेंद्र ने किसी तरह से खुद को संभाल लिया और अपने काम पर ध्यान देने लगा। अनुराधा को भी पता था कि उसे अब कंधे से कंधा मिलाकर राजेंद्र का साथ देना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरे दिन आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे और अब उनके कैरियर का सवाल था। बच्चे भी इतने बड़े हो चुके थे कि अपने माँ बाप के साथ हुई नाइंसाफी को वो बहुत अच्छे से समझ सकते थे। इसलिए बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई में जी जान से मेहनत की थी,
क्योंकि वो अपने माँ बाप के दुख को कम करना चाहते थे और उन्हें कुछ बनकर दिखाना चाहते थे। अनुराधा ने घर में कोचिंग सेंटर शुरू कर लिया था, क्योंकि वो बचपन से ही पढ़ने में काफी अच्छी थी। पर उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कभी इस्तेमाल नहीं की थी। लेकिन अब जरूरत आन पड़ी थी, इसलिए उसने 10वीं क्लास तक के बच्चों की कोचिंग अपने घर में खोली थी। शुरू में तो थोड़ी परेशानियां हुई, लेकिन बाद में कोचिंग में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और कोचिंग सेंटर अच्छा चलने लगा। कोचिंग सेंटर से अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, जिसे राजेंद्र अनुराधा को खर्च करने नहीं देता था, बल्कि सारे पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता था। राजेंद्र भी धीरे धीरे अपने कर्ज उतार रहा था। राजेंद्र और अनुराधा को घर से निकले 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में उसने घर वालों से कोई संपर्क नहीं रखा था और ना ही घर वालों ने उससे कोई संपर्क किया था। एक दिन उसने किसी से सुना कि उसकी माँ को एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं है। पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। बेटी को भी कोई मतलब नहीं। बोलती है माँ के दिन अब पूरे हो गए तो वहां जाकर क्या करूंगी। और बेटे को अपने काम से फुर्सत नहीं। और बहू को लगता है मेरी सास के शरीर से बदबू आ रही है, तो वो उनके पास जाने में भी कतराती है और बोलती है मेरे अकेले की सास है क्या, 3 3 बच्चे पैदा किए हैं, तो मैं अकेली क्यों करूं। सुनकर राजेंद्र और अनुराधा हैरान हो गए और अनुराधा के मुंह से निकला, ये सब उनके कर्मों का फल है। जो कर्म किए हैं तो भुगतेंगी नहीं क्या। लेकिन राजेंद्र आखिर कुछ भी था, वो उसकी माँ थी और उसका दिल अपनी माँ के लिए रो रहा था। वो भूल चुका था अपनी माँ के किए पाप को। अनुराधा राजेंद्र की स्थिति समझ रही थी, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। पर वो राजेंद्र के साथ भी नहीं गई, क्योंकि उसके दिल में बहुत नफरत थी। राजेंद्र चुपचाप अपनी माँ से मिलने चला गया। माँ ने दूर से ही राजेंद्र को देखा। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। राजेंद्र माँ के करीब जा रहा था तो माँ ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया और कहने लगी, बेटा, तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है और ये तो होना ही था। आखिर इतना बड़ा पाप जो मैंने किया है, और जिन 2 लाडलों के लिए मैंने ये पाप किया था, उन दोनों लाडलों ने मुझे दिखा दिया कि पाप का फल क्या होता है। एक एक बूंद पानी के लिए तरस गई हूं मैं, लेकिन कोई मुझे पानी नहीं देता। लड़खड़ाती जुबान में ये सब कुछ बोल रही थी वसुंधरा देवी, क्योंकि पूरा शरीर लकवाग्रस्त था। लेकिन राजेंद्र को सब समझ में आ रहा था। सही बोला था तूने घर से निकलते वक्त। सुनकर राजेंद्र को वो दिन दोबारा याद आ गया और वो अपने माँ के करीब जाने लगा। लेकिन तब तक उसकी माँ ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली, ये बोलते हुए कि हो सके तो मेरा अंतिम संस्कार तू ही करना, वरना मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने जो पाप किया है उस पाप का भुगतान कभी नहीं होगा। अपने अंतिम वक्त में एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हुए जान गई थी वसुंधरा देवी की। और इसके साथ ही उनके प्यारे बेटे बहू और बेटी ने राहत की सांस ली कि चलो उनके सर से इतनी बड़ी आफत तो टली। वसुंधरा देवी का अंतिम संस्कार राजेंद्र के द्वारा कर दिया गया। उनके प्यारे लाडले बेटे साकेत, उसे तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई और वो अपनी इस आखिरी जिम्मेदारी से भी बच गया, क्योंकि उसकी माँ वसुंधरा देवी अपने मुंह से बोलकर गई थी कि उनका अंतिम संस्कार राजेंद्र करेगा। खैर, वसुंधरा देवी का अंतिम संस्कार राजेंद्र ने कर तो दिया था, लेकिन अनुराधा अभी तक उस दुख से उबर नहीं पाई थी। इसलिए वो वसुंधरा देवी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई और ना ही अपने बच्चों को आने दिया। उसने साफ मना कर दिया और बोला, जिसे जो बोलना है बोले, मैं और मेरे बच्चे वहां कभी नहीं आएंगे। किसी के पास मुंह भी नहीं था उन्हें कुछ बोलने के लिए। राजेंद्र ने अपनी माँ के प्रति अपना अंतिम फर्ज भी निभा दिया था और अपने घर वापस आ गया, हमेशा के लिए उन लोगों से सारे संबंध तोड़कर, क्योंकि उनके बीच जो एक कड़ी थी वो भी अब समाप्त हो चुकी थी। इस बात को आज 20 साल बीत चुके हैं। राजेंद्र और अनुराधा के दोनों बच्चे वेल सेटल्ड हैं और बेटे की शादी भी हो चुकी है। बेटा और बहू दोनों इंजीनियर हैं। बेटी डॉक्टर है और जल्द ही उसके लिए भी एक अच्छा वर राजेंद्र और अनुराधा खोज लेंगे। बेटा बहू दोनों बेंगलुरु में जॉब करते हैं और वहीं पर अपना घर ले लिया है। बेटी की भी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। राजेंद्र और अनुराधा ने अपनी मेहनत से अपना एक अच्छा घर बना लिया है और उसके परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है।
अनुराधा अभी तक कोचिंग सेंटर चलाती है, जो कि काफी आगे बढ़ चुका है और एक अच्छी खासी आमदनी जनरेट करता है। लेकिन अपने छोटे भाई बहन और उनके परिवार के बारे में राजेंद्र और अनुराधा को कुछ भी नहीं पता। एक दिन अचानक सुबह सुबह राजेंद्र के घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोलने पर सामने अपनी बहन वीणा को खड़े पाया। उसे देखकर राजेंद्र और अनुराधा हैरान हो गए। न चाहते हुए भी राजेंद्र ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन वीणा हाथ जोड़कर रोने लगी और बोलने लगी, भैया भाभी, हमें माफ कर दो। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल चुकी है। माँ को भी उसके कर्मों की सजा मिल गई थी मरने से पहले, और हमें भी हमारे कर्मों की बहुत सजा मिल चुकी है। तुम लोगों की हाय हमें लग चुकी है, और लगनी भी चाहिए थी। हमारे कर्म ही ऐसे थे, कहकर वीणा जोर जोर से रोने लगी। लेकिन अनुराधा को कोई फर्क नहीं पड़ा वीणा के आंसुओं से, क्योंकि उन लोगों ने उसे खून के आंसू रुलाए थे। लेकिन राजेंद्र अपनी बहन के आंसू देखकर पिघल गया और बोला, क्या बात हो गई जो आज तेरी ये हालत है? वीणा ने बताया, क्या बताऊं भाई, कर्मों का फल ऐसे मिलता है, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। आज मैं और मेरा परिवार और साकेत और उसका परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कुछ नहीं बचा है। सुनकर राजेंद्र और अनुराधा हैरान हो गए। राजेंद्र ने वीणा को शांत होने के लिए बोला और फिर वीणा से कहा, आराम से सारी बात बताओ, क्या हुआ है? वीणा ने बोला, भाई, मेरे दोनों बच्चों ने अपनी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर ली, और अब कोई उम्मीद भी नहीं है उनके वापसी की। राजेंद्र ने पूछा, ऐसा क्या हो गया? तो वीणा ने बोला, मेरा बेटा आर्यन, उसे ड्रग्स की लत लग गई। पढ़ाई लिखाई में कभी उसने मन नहीं लगाया, और सारी गंदी आदतें उसने पकड़ ली। और उसे जो ड्रग्स सप्लाई करता था, मेरी बेटी सोनाली उसके चक्कर में पड़ गई और उसके साथ भाग गई, क्योंकि हम लोगों को उनका रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। इधर आर्यन ड्रग्स का ऐसा आदी हो गया कि ड्रग्स के बिना उसका जिंदा रहना मुश्किल हो गया। हमने उसे नशा मुक्ति केंद्र में डाल रखा है, जहां से वो हर रोज भागने की कोशिश करता है, और उसे ड्रग्स नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा। वो किसी भी कीमत पर वहां नहीं रहना चाहता। वो नशा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अभी कल भी उसने आत्महत्या की तीसरी कोशिश की है और अभी अस्पताल में भर्ती है। हमारी बेटी जिस ड्रग्स डीलर के साथ भागी थी, उसने उसे एक ड्रग्स के मामले में पूरी तरह से फंसा दिया और खुद निकल गया। सोनाली जेल में है और उसकी जमानत की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि उसके पास से काफी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स मिली है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ड्रग्स का धंधा करने लगी थी। और अब उसके जेल से बाहर आने की कोशिश करना भी बेकार है। बहुत बुरी तरह से फंसी है वो भी इंडिया के बाहर। वो विदेश की जेल में है, और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। बस हमें एक बार फोन करके उसने ये सब कुछ बताया था। अब तो उससे हमारा कोई कांटेक्ट भी नहीं है। मुझे समझ में आ गया है कि ये सब कुछ मेरे कर्मों का फल है। क्या करूं मैं उन जेवरों का, जो मैंने माँ से बेईमानी से हड़पे थे? वो जेवर ना मेरे बेटे के काम आ रहे हैं और ना ही बेटी के, क्योंकि ना मेरी बेटी मेरे पास है और ना ही मेरा बेटा, और कोई उम्मीद भी नहीं है कि अब वो दोनों कभी मेरे पास होंगे। सुनकर राजेंद्र और अनुराधा हैरान रह गए और सोच रहे थे, क्या सच में इस तरह से कर्मों का फल मिलता है? राजेंद्र ने बोला, और साकेत, उसका क्या हाल चाल है? तो वीणा ने बताया, उसके तो मेरे परिवार से भी बुरे हाल हैं। रोते हैं दिन रात साकेत भैया कि उन्होंने ऐसी बेईमानी क्यों की। राजेंद्र ने पूछा, ऐसा क्या हो गया है? तो वीणा ने बताया, उसके दोनों बेटे भी बिल्कुल निकम्मे और आवारा निकले। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगाया, दिन भर आवारागर्दी करते थे। बड़े बेटे ने चालाकी दिखाते हुए नकली कागज वगैरह बनवा कर वो घर और प्लॉट सब कुछ अपने नाम करवा लिया था, और छोटे बेटे को इस बारे में पता चल गया तो उसने गुस्से में बड़े भाई को ईंट उठाकर उसके सर पर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब उसने देखा कि उसका भाई मर गया है, तो वो खुद को बचाने के लिए तेजी से घर के बाहर बदहवास होकर भागा,
और इसी में बिना देखे वो रोड पर भाग रहा था और एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गया और बुरी तरह से घायल हो गया। और 1 महीने अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उसकी भी मौत हो गई। कुछ ही दिनों के अंतराल पर साकेत भाई के दोनों बेटों की मौत हो गई। साकेत और चारुलता के ऊपर तो मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूटा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने दोनों बेटों की मौत की खबर चारुलता भाभी बर्दाश्त नहीं कर पाई और दिल की मरीज बन गईं। और बेटों की मृत्यु के 3 महीनों के बाद वो भी काल की गोद में समा गईं। साकेत भाई अकेला है उस बेईमानी के घर में और रोज रोता है, क्या करूंगा मैं इस संपत्ति का जब इसे भोगने वाला कोई बचा ही नहीं। सुनकर राजेंद्र और अनुराधा बिल्कुल हिल गए। अनुराधा और राजेंद्र को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कलयुग में इस तरह से भी कर्मों का फल मिल सकता है। खैर, उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा कुछ हो, पर ऐसा हो चुका था, क्योंकि ये उनका नहीं, ईश्वर का न्याय था। वीणा जोर जोर से रो रही थी, भैया भाभी, हमें अपने कर्मों का बहुत बड़ा फल मिल चुका है। साकेत भाई का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया और वो खुद बेसहारा पड़े हुए हैं। उन्हें कोई एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं है। माँ के साथ अंतिम वक्त में क्या हुआ था हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उस वक्त भी हमें ये अंदाजा नहीं था कि कर्मों का फल ऐसे मिलेगा। और हम दोनों ने भी अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया था। आज वही स्थिति हम लोगों की हो चुकी है। मेरे भी दोनों बच्चे बर्बाद हो चुके हैं। हम दोनों मियाँ बीवी अकेले रह गए हैं अपनी संपत्ति के साथ, जो मैंने अपनी माँ से बेईमानी करके हड़पे थे और मेरे पति ने अपने माँ बाप से, भाई बहन से बेईमानी करके हड़पे थे। अब हड़पी गई सारी संपत्ति तो यहीं रह जाएगी और उसे भोगने वाला ही नहीं रहेगा, कहकर वीणा जोर जोर से रोने लगी। अनुराधा और राजेंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वीणा की बातों का क्या जवाब दें, कि तब तक वीणा का फोन बजा और फोन अस्पताल से आया था, वीणा के पति का। वो जोर जोर से रो रहा था और बोल रहा था, इस बार हमारे बेटे ने आत्महत्या के लिए जो कदम उठाया था वो उसमें सफल हो गया। हमारा बेटा इस दुनिया से चला गया। और ये सब कुछ सुनकर वीणा वदहवास सी दौड़ती हुई अस्पताल की तरफ भाग गई, ये बोलते हुए कि कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। पूरा घर बर्बाद हो जाता है, कर्मों का फल जरूर मिलता है और हमें नहीं, हमारे बच्चों को मिलता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वीणा पागलों की तरह सड़क पर दौड़ते हुए और यही सब बड़बड़ाते हुए जा रही थी और पीछे पीछे राजेंद्र उसे संभालने के लिए तेजी से जा रहा था। अनुराधा जड़ होकर अपने घर में एक ही जगह पर खड़ी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हुआ, कि एकाएक अनुराधा का फोन रिंग हुआ। फोन उसकी बेटी का था। उसने बोला, मम्मी, आपको बहुत चिंता थी ना मेरी शादी की। मैंने आप लोगों के लिए एक डॉक्टर दामाद खोज लिया है, जल्दी ही आप लोगों से मिलवाऊंगी। अब तो आप लोग खुश हो ना? आपके सारे सपने पूरे हो गए। आपके दोनों बच्चे आज अच्छी तरह से वेल सेटल्ड हैं और अब मेरी भी शादी हो जाएगी और आप लोगों की ये जिम्मेदारी भी समाप्त हो जाएगी। अब आप लोग चैन और आराम से अपने बच्चों के साथ अपनी आगे की जिंदगी गुजारिएगा। अनुराधा को समझ में नहीं आ रहा था कि आज उसके लिए खुशी की घड़ी है, पर कुछ लोगों के लिए यही वक्त दुखों का पहाड़ है। वक्त ने करवट बदली और वही लोग जो दूसरों के हिस्से का हक हड़प कर ऐश कर रहे थे, आज तन्हाई और बर्बादी के अंधेरों में डूब चुके थे। किसी का बेटा ड्रग्स में बर्बाद हो गया तो किसी के बेटे आपसी लालच में एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए। हंसते खेलते घर उजड़ गए और बचा सिर्फ खालीपन, पछतावा और अपनों का साथ खोने का दर्द। जिस वक्त राजेंद्र और अनुराधा के घर में उनकी बेटी की शादी की खुशखबरी गूंज रही थी, उसी वक्त कहीं और मातम पसरा हुआ था। सच है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे और कर्मों का फल कलयुग में भी देर से नहीं,
बहुत जल्दी मिलता है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस वीडियो को अपने नंबर दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।